नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने जर्मनी स्कूल में बुर्क़े पर पाबंदी को लेकर के जो बहस हुई थी वो इख्तिताम को पहुंची और अब पाबंदी नहीं लग सकती, ये अदालती हुक्म आ चुका है। उसकी कुछ तफसीलात आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। यूरोपीय यूनियन और तुर्की की रिफ्यूजी डील, तारिकीन वतन की डील, मुहाजिरीन की डील इस वक्त ख़तरे में बताई जा रही है। वो क्या चीज़ है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। एनआरसी को लेकर के कल वज़ारत दाखिला ने पार्लियामेंट में बड़ी सफाई दी थी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि मुल्क गिर एनआरसी लाने पर अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अगर ये फ़ैसला नहीं हुआ है तो फिर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कुछ महीने पहले क्या जवाब दिया था, उसका क्या मतलब है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कर्नाटक के एक स्कूल में सीएए के ख़िलाफ़ हुए एक ड्रामे में स्कूली बच्चों को चौथी मरतबा लगातार पूछताछ करके बहुत ही ज़्यादा ज़हनी हरासा किया जा रहा है। और इस पर सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि जो है छोटे छोटे बच्चों को ज़हनी परेशान करने से उसका असर उनकी तालीम पर भी होगा और आगे उनकी तालीमी मैदान के लिए भी रुकावटें हो सकती हैं। इसलिए इस पर आवाज़ उठाना ज़रूरी है। ऐसे ही बहुत कुछ ख़बरें हैं जो आप लोगों के सामने रखना है। इसके अलावा कुछ वीडियोस हैं जो आपको दिखाना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के हमारे इस मिशन में शामिल हो जाएं और नए अफराद को जोड़ने की कोशिश करें और जिस तरह से भी हो सकता है वो ताउन और इदारे को मजबूत करने की आप लोग कोशिश करें। तो नाज़रीन आइए इस वक्त हम बात करते हैं और वो है जर्मनी स्कूल की। जर्मनी हैम्बर्ग में महकमे तालीम के हुक्काम ने एक 16 साला तालिबा की वालिदा को हिदायत की थी कि उनकी बच्ची निकाब पहनकर स्कूल ना आए, लेकिन अब ये बहस मुकम्मल हो चुकी है। अदालती हुक्म में जारी किया गया है कि स्कूल में बुर्क़े पर पाबंदी नहीं लग सकती। अपने फैसले में हैम्बर्ग की इंतज़ामिया अदालत ने तालिबा के निकाब पहनने पर पाबंदी के खिलाफ फैसला दिया। अदालत ने पीर को अपने फैसले में कहा कि रियासती क़वानीन के तहत हुक्काम इस किस्म की पाबंदी नहीं लगा सकते। अदालत के इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, लेकिन इस फैसले पर बज़ाहिर एक तनाज़ा खड़ा हो गया है और बाज़ हलकों की नज़र में वक्त आ गया है कि वो रियासती क़वानीन पर नज़रसानी की जाए। तालीम से मुतालिक रियासती सेनेटर टाइज़राबे ने स्कूल में निकाब या हिजाब से मुतालिक कानून में तब्दीली की अपील की और कहा कि वो इसकी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा, आपका कल्चर या मजहब कुछ भी हो, स्कूल में तो हर कोई अपना चेहरा दिखाता है। उनके मुताबिक स्कूल में तमाम बच्चों को बराबरी से सीखने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन जब किसी बच्चे का चेहरा मुकम्मल तौर पर छुपा दिया जाए तो इससे तालीम और तरबियत का अमल मुतासिर होता है। इस तरह की दलाइल देने की कोशिश की गई है। जर्मनी में तालीम के हवाले से क़वानीन विफाकी सतह के बजाय रियासती सतह पर बनाए जाते हैं। क्लासरूम में चेहरे के मुकम्मल पर्दे के मामले पर मुल्क में कौमी सतह पर बहस व मुबाहसे का सिलसिला इस वक्त जारी है और बुर्क़े को लेकर के लगातार सियासी पार्टियों में भी इस वक्त बहस ज़ोरों शोरों पर है। जर्मनी की क़दामत परस्त हुक्मरान जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, जिसे CDU कहा जाता है, इसके अलावा फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी FDP जिसको कहा जाता है, और दाएं बाजू की सख्तगीर जमात अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी AFD के सियासतदान माजी में निकाब और बुर्क़े पर पाबंदी के हक़ में आवाज़ उठाते रहे हैं। जर्मनी की ग्रीन पार्टी के कुछ अरकान इस किस्म की पाबंदी के सख्त मुखालिफ में हैं, जबकि बाज़ इसके हक़ में हैं। सन 2018 में रियासत नॉर्थ रायन वेस्टफालिया में स्कूलों में 14 बरस से कम उम्र की लड़कियों के हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद करने की कोशिशों को भी सख्त मुखालिफत का सामना करना पड़ा था। बहरकत नाज़रीन, अदालत की जानिब से तो स्कूल इंतज़ामिया को साफ तौर पर इस वक्त रहनुमाई मिल चुकी है, बल्कि हिदायत मिल चुकी है कि वो पाबंदी नहीं लगा सकती, लेकिन रियासती सतह पर चूँकि तालीमी सरगर्मियाँ उनके क़वानीन बनती है तो इससे अब ये बहस शुरू हो चुकी है कि अब रियासती सतह पर जो स्कूलों के लिए
تعلیمی قوانین بنتے ہیں، کیا اس میں یہ شامل کیا جائے کہ جو اسکول میں برقعے پر پابندی عائد کی جائے یا نہیں، یا آئندہ بننے والے اس طرح کے بحث میں ممکن ہے کہ جو ہے اس پر آگے جا کر کے فیصلے لیے جائیں۔ لیکن یہ خوش آئند بات ہے کہ عدالت حکم نے حالیہ جرمنی کے کسی بھی اسکول میں برقعے پر پابندی نہ لگنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ بہرکیف ناظرین، ایک اہم ترین خبر تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اب آئیے ہم لوگ بات کرتے ہیں یورپی یونین اور ترکی کی ریفیوجی ڈیل خطرے میں ہے، اس طرح کی خبریں نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں۔ اس کی کچھ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اس وقت جو ایک سچویشن بنی ہوئی ہے عالم اسلام میں، اس لیے کہ ترکی کے راستے یورپین کو بہت سارے یورپ ممالک میں داخل ہوتے تھے، ایسے لوگ جہاں کے علاقے جنگ زدہ تھے، جیسے مثال کے طور پر سیریا ہے، یمن ہے، اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ کے اور افریقن کنٹریز کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جہاں پر جنگ زدہ علاقے ہیں یا غربت کے مارے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ سمندر کے راستے جاتے تھے یا پھر ترکی کے راستے بہت زیادہ کر کے جو یورپین ممالک جایا کرتے تھے۔ اس وقت ایک ڈیل ہوئی تھی، آئیے اس کی تفصیلات کیا ہے۔ یورپی اتحاد اور ترکی کے مابین 4 سال قبل یعنی 2016 میں ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ اس معاہدے کو ریفیوجی ڈیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں طرفین نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ غیر قانونی طور پر ترکی کے راستے یورپی یونین میں داخل ہونے والے مہاجرین کو اس عمل سے روکنے کے لیے ممکنہ کوششیں کی جائیں گی، یعنی ترکی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان مہاجرین کو روکے۔ یہ دراصل وہ وقت تھا جب مہاجرین کا سیلاب یورپی یونین کے ممالک کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا، یعنی 4 سال قبل، اور ان میں سے زیادہ تر ترکی کے راستے یورپی یونین کے حدود میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ معاہدے کے طے ہونے کے بعد شروع میں اس کے مثبت نتائج سامنے آئے، خاص طور سے ترکی کے ذریعے یونان میں داخل ہونے والے مہاجرین کی تعداد میں ڈرامائی طور پر کمی دیکھنے میں آئی، کیونکہ ترکی نے نہایت مؤثر طریقے سے اپنی سرحدوں کو بند کر دیا تھا۔ یہ صورتحال زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی۔ وجہ یہ تھی کہ ترکی دعویٰ کرتا ہے کہ یورپی یونین انقرہ حکومت کو وہ فنڈز مہیا کرنے میں ناکام رہی جس کا اس نے ترکی سے اس معاہدے کے تحت وعدہ کیا تھا۔ ترکی نے اس ڈیل کو ختم کرنے کی دھمکی تک دے ڈالی۔ دوسری جانب انقرہ اور برسلز کے مابین طے ہونے والی اس ڈیل کے مؤثر ہونے پر یورپی یونین کی طرف سے بھی شکوک و شبہات کا اظہار ہونے لگا۔ چند یورپی رہنماؤں کی طرف سے یہاں تک کہا جانے لگا کہ برسلز اس ڈیل کے ذریعے انقرہ کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود یورپ بھر کے سربراہان مملکت و حکومت کو یہ تشویش بھی تھی کہ اگر یہ معاہدہ ختم ہوتا ہے تو یورپ کی طرف ایک بار پھر مہاجرین کا سیلاب رواں ہو جائے گا، جس سے یورپی ممالک میں دائیں بازو اور عوامیت پسند تحریکوں کو مزید تقویت مل سکتی ہے۔ جرمنی جولائی 2020 میں یورپی یونین کی ششماہی صدارت سنبھالے گا۔ جرمنی کی چانسلر انگیلا میرکل یورپی یونین ترکی کے مابین اس معاہدے میں توسیع کی حامی ہیں اور ممکنہ طور پر وہ 6 ماہ کی صدارت کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں گی۔ جنوری میں چانسلر نے انقرہ میں ترک صدر رجب طیب ایردوغان سے ملاقات کی تھی۔ اس دوران انہوں نے لاکھوں شامی مہاجرین کو ترکی میں پناہ دینے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور ترک حکومت کے کام کی تعریف کی تھی۔ مزید برآں انہوں نے مزید مالی امداد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ مارچ 2016 کی ڈیل میں ترکی سے وعدہ کیا گیا تھا کہ یورپی یونین کئی سالوں کے دوران ترکی کو شامی مہاجرین کی دیکھ بھال میں مدد کے لیے 6 بلین یورو ادا کرے گی۔ مہاجرت سے متعلق امور کے ماہر و محقق گیراڈر کناؤس کا کہنا ہے اگر ترکی کو مالی اعانت کی ضمانت نہیں دی جا سکتی ہے تو اس معاہدے کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ واضح طور پر انقرہ میں میرکل کا سب سے اہم بیان ترکی کو پناہ گزینوں کے لیے بڑے پیمانے پر مالی امداد فراہم کرنے کا امکان ہی تھا۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت لاکھوں مہاجرین کو بلکہ دیگر بھی کئی ممالک سے آنے والے مہاجرین کو ترکی پناہ دیے ہوئے ہے اور ان پر لاکھوں ڈالر ماہانہ خرچ ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں صرف ترکی اتنی ریفیوجیز کو جن کی تعداد لاکھوں میں ہو ان کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ لہٰذا یہی وجہ تھی کہ ریفیوجی ڈیل کی وجہ سے یورپی ممالک سے روکنے کی صورت میں اور ان کو اپنے ملک میں پناہ دینے کی صورت میں ترکی کو جو ہے یورپی یونین کی جانب سے جو ہے بہت زیادہ تعاون دینا تھا مالی، لیکن وہ مالی تعاون نہیں مل رہا ہے۔ کئی دنوں سے ترکی یہ بات بارہا کہہ چکا ہے۔ نہ ملنے کی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ مہاجرین کو کھلے عام چھوڑ دے گا، تو پھر یہ مہاجرین جو ہے الگ الگ ممالک میں جانے کی کوشش کریں گے جو یورپی ممالک کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی ان تماموں کو اپنی سرحدوں پر ایک بہترین انداز میں بہت سارے بہت ساری جو ہے ان کو بنیادی سہولیات فراہم کر کے سر پر چھت کا سایہ دے کر کے ان لوگوں پر لاکھوں ڈالر خرچ کر رہا ہے ماہانہ، لیکن جو یورپی یونین کی جانب سے اگر یہ امداد نہیں ملتی تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے اس کا اثر ترکی کے اکانومی پر ہوگا۔ اگر میرکل سامنے آتی ہے، یورپی یونین کی ذمہ داری سنبھالتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ترکی کو مالی معاونت فراہم ہوتی ہے تو وہ
कोई फैसला नहीं लेंगे और डील ख़त्म नहीं होगी। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और अहम तरीन खबर की जानिब बढ़ते हैं और वो है इस वक्त NRC और CAA को लेकर के जो हंगामे इस वक्त मुल्क में जारी हैं। इस दरमियान कल हंगामा हुआ लोकसभा में, आप लोग जानते हैं। इस दरमियान में वजारत दाखिला की जानिब से एक बयान आया। मुल्क के कई हिस्सों में शहद कानून NRC के खिलाफ हो रहे मुजाहिरों के बीच सरकार ने मंगल को लोकसभा में कहा कि मुल्कगीर NRC लाने के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। मेंबरों ने सवाल किया था कि क्या हुकूमत का पूरे मुल्क में NRC लाने का कोई मंसूबा है। मरकजी वजीर नित्यानंद राय ने आईवान में चंदन सिंह और नमाना गेशुराव के सवालों की तहरीरी जवाब में जानकारी दी। राय ने कहा, अभी तक NRC को मुल्कगीर सतह पर तैयार करने का कोई फैसला नहीं लिया गया। काबिल जिक्र है कि 22 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली को खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पिछले 5 सालों की उनकी सरकार में NRC पर कोई चर्चा नहीं हुआ। उन्होंने कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन पार्टियों पर लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया था। रामलीला मैदान में अपने खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की NRC नाफिज करने की बात को खारिज करते हुए कहा था, मैं मुल्क के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को बताना चाहता हूं कि 2014 से लेकर अब तक कहीं भी NRC लफ्ज़ पर चर्चा नहीं हुआ है। इसे सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर आसाम में किया गया है। उन्होंने ये भी कहा था, पहले ये तो देख लीजिए NRC पे कुछ हुआ है भी क्या, झूठ का चलाए जा रहे हैं। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक ऐसा नहीं हुआ। बहरकैफ नाज़रीन, एक लंबी रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने पहले आ चुकी है, इस पर बहस हो चुका है। NRC अगर पूरे मुल्क में लागू न किए जाने के बाद में अगर बहस नहीं हुई है तो फिर इसी हुकूमत की जानिब से एक सर्कुलर पास होने की बात कही गई है जो मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों को गया हुआ है, जिसमें कर्नाटक भी शामिल है, महाराष्ट्र भी शामिल है और दीगर इलाके भी शामिल हैं, जहां पर डिटेंशन कैंपस बनाने के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रहनुमाई की गई थी, हिदायत जारी की गई थी। जब NRC पूरे मुल्क में नाफिज करना नहीं है तो फिर डिटेंशन कैंप्स अलग अलग बनाने की ज़रूरत क्या है, इस पर एक सवाल उठाया जा रहा है। क्या बीजेपी एक मरतबा फिर जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, ये दूसरा सवाल उठाया जा रहा है सोशल मीडिया में। कल के लोकसभा में इस तहरीरी बहस के बाद, इस तहरीरी सदाकतनामे के बाद कि जो NRC पूरे मुल्क में नाफिज करने पर बहस नहीं हुई और उस पर सोचा नहीं गया। बहरकैफ लेकिन CAA को लेकर के और NPR को लेकर के तो वैसे भी लोगों में बहुत सारी चीज़ें, अभी तीनों चीज़ें इस वक्त मिल चुकी हैं। किसी एक कानून के हटाने से दूसरा कानून भी अगर लाएंगे तो उससे भी जाहिर सी बात है कि यहाँ का आम बाशिंदा इफेक्ट करेगा। बहरकैफ इस वक्त ये कदम पीछे हटने की बात तो हम लोग मान सकते हैं कि शायद इस वक्त जो है बीजेपी बौखला चुकी है एहतिजाजात को देकर के। यही वजह है कि जो है NRC को लेकर के लोकसभा में तहरीरी तौर पर सदाकतनामा पेश किया है कि जो है इन पर बहस नहीं हुई है और इसका कोई इरादा भी नहीं है। बहरकैफ देखते हैं आगे क्या क्या बयानात बदलते हैं, इसलिए कि सियासी तौर पे जो है कोई भी बहस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है और बिलखुसूस बीजेपी रहनुमा तो वो तो हर वक्त जो है बयानात बदलते ही रहते हैं। जाहिर सी बात है कि इनकी वज़ारत दाखिला का एक बयान होता है और PM का एक बयान होता है और जो ज़ैली वज़ारा होते हैं और MPs होते हैं उनके अलग अलग बयानात होते हैं। कोई महात्मा गांधी को गाली दे रहा होता है तो कोई उनकी तारीफ़ कर रहा होता है, कोई गोडसे की पूजा कर रहा होता है, जो कोई गांधी के कदमों में गिरा होता है। जाहिर सी बात है कि एक अजीब किस्म का माहौल इन वज़रा में पाया जाता है, इन लीडरान में। यही वजह है कि जो है लोग अब पूरी तरह से यकीन नहीं कर पाते कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए हम बात करते हैं कर्नाटक के एक ऐसी स्कूल की जिसके बच्चों को जो है यहाँ की पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इस तरह के इल्ज़ामात कर्नाटक पुलिस पर लगाए जा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, शहरियत तरमीमी कानून CAA मुखालिफ ड्रामा स्टेज करने के मामले में कर्नाटक के बीदर में पुलिस एहलकारों ने सोमवार को चौथी बार शाहीन स्कूल में तालिब इल्मों से पूछताछ की। ये आप देख सकते हैं पूछताछ करने की ये तस्वीर जो सामने आ रही हैं, सामने ला करके बताएं। आप लोगों को बता दें कि बीदर के शाहीन स्कूल के खिलाफ बच्चों के ज़रिए CAA मुखालिफ ड्रामा स्टेज करने के मामले में पिछले महीने सिडेशन का मामला दर्ज किया गया था। उसके साथ इस स्कूल को चलाने वाले शाहीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। मामले में स्कूल के 2 लोगों इंचार्ज फरीदा और क्लास 6 के तालिब इल्म की मां नगमा को गिरफ्तार किया गया। द हिंदू के मुताबिक सोमवार को सुबह तकरीबन
10:30 बजे सादा कपड़ों में 4 पुलिस एहलकार और चाइल्ड डेवलपमेंट कमीशन के 2 मेंबर स्कूल पहुंचे और मुलाजिमीन से पूछताछ शुरू की। इसके बाद दोपहर तकरीबन 12:30 बजे पुलिस इंस्पेक्टर जनरल बसवेश्वरा हेरा भी पहुंच गए और तब बच्चों से भी फिर पूछताछ की गई। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2 घंटे चली पूछताछ में शामिल तमाम 7 तालिब इल्म ड्रामे में शामिल थे। पहली की तरह तालिब इल्मों से ड्रामा किसने लिखा, किसने तैयारी कराई और उनको लाइनें किसने रटाई जैसे सवाल पूछे गए। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के सीईओ तौसीफ मडिकेरी ने कहा, मैं ये नहीं समझ सकता कि पुलिस बार बार 9 से 12 साल के बच्चों को ज़हनी अजियत क्यों दे रही है। इस तरह की अजियत लंबे अरसे तक उन्हें मुतासिर करेगी। अगर हम पुलिस को बताएंगे तो वो समझ नहीं पाएगी। स्कूल के एक अफसर ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, तालिब इल्म डरे हुए हैं। बच्चों से पूछताछ के दौरान किसी बालिग को कमरे में नहीं घुसने दिया गया। समाज के इक्तिसादी तौर पर कमज़ोर तबकों के तालिब इल्म शाहीन स्कूल में पढ़ते हैं और उनको अक्सर फीस छूट और वजीफ़ा दिया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस ने क्लास 6 की तालिबा की मां नजमुन्निसा को गिरफ्तार किया है क्योंकि एक दीगर तालिब इल्म ने कहा था कि उन्होंने ड्रामा लिखा था। वो सिंगल मदर हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद बेटी का देखभाल उनके मकान मालिकन कर रही है। तो नाज़रीन, यूँ समझे कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के असातिज़ा ने भी अपने तालिब इल्मों और सरपरस्तों के साथ जुड़ने और हाल ही में मंजूर कानून के बारे में गलतफहमी दूर करने में मदद करने का फैसला किया था। तालिब इल्मों से CAA, मुल्की, NRC और NPR को पढ़ने के लिए कहा गया था। 21 जनवरी को नाज़रीन के सामने उसका ड्रामा स्टेज करने को कहा गया था। इन तमाम चीज़ों को लेकर के नाज़रीन लगातार स्कूली बच्चों को बार बार पूछना, उनके असातिज़ा को बुलाना और पुलिस असातिज़ा की तरफ से इस तरह बच्चों के साथ रवैया, ये वाकई जो है बच्चों के मुखालिफ भी है, इंसान मुखालिफ भी है। और इंसानी हुकूक कमीशन को इस दरमियान में आना चाहिए और यहाँ के समाजी कारकुनान को भी इस दरमियान में आकर के जो है ये जो पुलिस का रवैया बच्चों के साथ इख्तियार किया जा रहा है उस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए और तशवीश का इजहार करते हुए जो मामला इस वक्त इस स्कूल के ख़िलाफ़ अपनाने की कोशिश की जा रही है, जिस स्कूल में गरीब बच्चों को वजीफ़े दिए जाते हैं और बहुत सारी सहूलियात दिए जाते हैं, अच्छी तालीम दी जाती है, इस तरह की स्कूल को टारगेट बनाना वाकई महसूस होता है कि कोई चाल है या कोई ऐसी साजिश है जो यहाँ की स्कूल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं। और मिड डे मील के गर्म बर्तन में गिरने से एक 3 साला बच्ची हलाक हो गई है। ये खबर मिर्ज़ापुर की ज़िला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार पटेल ने दी है। इस पूरे वाक़े पर सख्त कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रिंसिपल को मुअत्तल करने के साथ ही मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी सादिर कर दिया गया है। इस तरह की खबर यूपी के मिर्ज़ापुर से आ रही है। बहरकैफ नाज़रीन, पाकिस्तान के टिड्डी दल की बात करते हैं। पाकिस्तान से मुत्तसिल पंजाब के सरहदी अजला में से ज़िला फाजिलका के बास गाँव में पहुंची टिड्डियों का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया गया है। इन टिड्डियों ने बड़ा हंगामा मचाया हुआ था। पाकिस्तान में इस टिड्डी दल के हमले में खेती को भारी नुकसान पहुंचा था और वहां से रुख करते हुए हिंदुस्तानी पंजाब में दाखिल होने की कोशिश की थी। वज़ीर आला की हिदायत पर फाइनेंशियल कमिश्नर विश्वजीत खन्ना की रहनुमा हिदायत पर रूपनगर और बरेगा गाँव में 12 घंटे मुहिम चलाकर टिड्डियों का खात्मा कर दिया गया। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि टिड्डी दल लश्कर इनका नाम ही होता है। इससे पहले भी हमने गुजरात के एक इलाके का वो मंजर दिखाया था कि किस तरह से जो है टिड्डी दल लश्कर ने खेतों पर हमला कर दिया था और उसका खात्मा किया था। पाकिस्तान के खेतों में हमला करने के बाद ये हिंदुस्तान के खेतों में दाखिल हुए थे, लेकिन यहाँ पर जो है फाइनेंशियल कमिश्नर विश्वजीत खन्ना की हिदायत पर रूपनगर और बरेका गांव में 12 घंटे की मुहिम चलाई गई और टिड्डियों का खात्मा कर दिया गया। इस तरह की खबर इस वक्त सामने आ रही है। बहरकैफ नाज़रीन, आज के आखिरी खबर में हंगामा खेज़ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ और वो है दिल्ली इंतखाबात से जुड़ा, आम आदमी पार्टी से जुड़ा और उस शख्स से जुड़ा जो शख्स जो है शाहीन बाग में फरवरी 1 को यानी 1 फरवरी को जिसने फायरिंग की थी। जी हाँ, कपिल गुज्जर का नाम तो आप जानते ही हैं और इसने जब फायरिंग की हवा में शाहीन बाग के एरिया में जहाँ ख़वातीन मौजूद थी, ये सारी चीज़ें आप जानती हैं। अब राजेश जो कि DCP क्राइम ब्रांच हैं दिल्ली के, उन्होंने ये दावा किया है कि कपिल गुज्जर की जब तहकीकात की जा रही थी तो उनका एक फ़ोन मिला और उस फ़ोन से तमाम तस्वीर डिलीट कर दी गई थी। फिर हमने किसी टेक्नीशियन जो माहिर होता है उसकी मदद से उसकी तस्वीर निकाली तो उससे साफ तौर पर साबित हो रहा है कि कपिल गुज्जर के बाप आम आदमी पार्टी के रुकन हैं और 2019 में जो जनवरी और फरवरी के महीने के दरमियान में उन्होंने आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी और कपिल गुज्जर उनका बेटा है। इस तरह जो है साबित करते हुए क्राइम ब्रांच के राजेश ने ये दावा किया है
کہ جس نے حملہ کیا تھا کپل گجر، یعنی حملہ نہیں فائرنگ کیا تھا شاہین باغ کے قریب میں، اس کا تعلق جو ہے ایک ایسے لیڈر سے ہے جس کا تعلق عام آدمی پارٹی سے ہے۔ تو ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی 4-5 دنوں میں نئی دہلی میں انتخابات ہونے والے ہیں، اور اب کپل گجر کا تعلق عام آدمی پارٹی سے کروا کر کے پولیس کیا ثابت کرنا چاہتی ہے، یہ پولیس کا معاملہ ہے، اور وہ تحقیقات میں کس طرح یہ ساری چیزیں سامنے لائی وہ بھی الگ معاملہ ہے۔ لیکن اس عام آدمی پارٹی سے اس کا تعلق ہونے سے کیا اس کا گناہ کم ہو جاتا ہے، یہ اور اس کی ضرورت کیا بی جے پی سے اس کا تعلق ہونے سے اس کا گناہ کم ہو جاتا ہے، یہ پولیس جانے۔ لیکن ایک بات تو صاف نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ اب کپل گجر کو انتخابات کے لیے استعمال کرنے کے لیے کیا پولیس کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے بی جے پی کی جانب سے، یہ بات بھی نکل کر کے سامنے آتی ہے۔ اور ویسے بھی دلی میں گزشتہ کئی دنوں سے، بلکہ 2-3 مہینوں سے جو اپنی تصویر پیش کر رہی ہے پولیس، وہ پوری طرح سے مشکوک ہے۔ ایسے حالات میں کپل گجر کا تعلق عام آدمی سے، اس کا باپ کا تعلق عام آدمی سے کر کے کیا بی جے پی پارٹی کا تعاون کر رہی ہے پولیس؟ وزارت داخلہ میں اس وقت پولیس ہے، اور جو شک اس وقت ظاہر کیے جا رہے ہیں ممبئی پولیس اور کرائم برانچ کو لے کر کے، وہ کیا سچ میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں؟ تو یہ سارے سوالات اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد سنجے سنگھ نے بھی صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ جو ہے پولیس کو جو ہے دہلی انتخابات میں سیاست کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور کپل گجر کا تعلق عام آدمی سے بتا کر کے جو ہے پوری طرح سیاسی فائدہ اٹھا کر کے انتخابات میں جو ایک قسم کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہنگامہ خیز کل رات سے آ رہی ہے اور ابھی تک اس پر بحث جاری ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ باقی ناظرین، دیکھتے ہیں انتخابی ڈرامہ دہلی کا کیا ہوتا ہے۔ اگلے دنوں میں سارے رزلٹ سامنے آنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے۔ ایک طرف شاہین باغ کو استعمال کیا جا رہا ہے، جے این یو کو استعمال کیا جا رہا ہے، طلباء کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور دیش کے غداروں کے نام پر ایک الگ اور گولی مارنے کی بات ہو رہی ہے، پھول برسانے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں چوں چوں کا مربع بن کر کے جو ہے دہلی الیکشن انتخابات میں نتائج کیا صورت میں سامنے لاتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنے کی لائق ہیں۔ ہم انتظار کریں گے۔ اب دہلی کے عوام پر یہ ضروری ہے کہ جو ہے وہ اس وقت جو ماحول بنایا جا رہا ہے، وہ چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، سماج سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اب یہ سمجھنا ہے کہ وہ ملک بھارت کے ساتھ ہیں یا کسی مخصوص ایسی پارٹی کے ساتھ جس کی ذہنیت اس وقت جو ہے پراگندہ ہو چکی ہے۔ بھائی کہ اب ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔